गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। ये देखिए तीसरा टेस्ट सीरीज होगा बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए, यानी कि जो दूसरे बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये हमारा तीसरा टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए इसमें भी पहले 7 जो प्रश्न हैं, यानी कि पहले ये 7 प्रश्न हैं जो मैथमेटिक्स के हैं, और बाकी के जो प्रश्न हैं ये आप प्रश्नों को देख लीजिए। और इसका जो पीडीएफ है, ये उसका सॉल्यूशन का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको हमने वो अपलोड कर दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये प्रश्न हैं और आप इसे ध्यान से देख लीजिए, और वहाँ से इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, और वहाँ से आप अपना आंसर भी देख सकते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये। मैथमेटिक्स के भी प्रश्न कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे गए हैं। यहाँ ये छठा प्रश्न है, और ये देखिए 7वां प्रश्न जो हाइट एंड डिस्टेंस से है। इसके बाद से देखिए 8वां प्रश्न यहाँ से शुरू होता है जो जीके से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। इसमें देखिए 8वां प्रश्न है कि बिहार में झरने नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए बिहार में जो झरने नृत्य होता है वो विशेष करके मुस्लिम समुदाय का एक लोकप्रिय जो है कि नृत्य है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, मुस्लिम समुदाय का यह नृत्य है। और इस नृत्य में नर्तक जो है कि एक प्रकार के शोक गीत गाते हैं, कह सकते हैं कि। तो अगला प्रश्न है कि बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है। बिहार में दक्षिणी गंगा मैदान की जो औसत ढाल है, यानी कि उसका स्लोप जो है कि वो किस ओर है, यानी किस डायरेक्शन में है। तो देखिए बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल विशेष करके दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसका, कि दक्षिण से उत्तर की ओर जो है कि दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है। और देखिए दक्षिणी गंगा के मैदान में अगर देखा जाए तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पटना है, गया, भोजपुर, रोहतास, ये सभी क्षेत्र जो हैं कि वो दक्षिणी गंगा के मैदानी इलाके में आते हैं। और नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित जो तेल शोधक कारखाना है वो किसकी इकाई है। ये बताना है कि बिहार के बरौनी में स्थित जो तेल शोधक कारखाना है, यानी कि बरौनी जो रिफाइनरी है वो किसकी इकाई है, यानी कि ओएनजीसी का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, भारत पेट्रोलियम का है, या फिर भारतीय तेल निगम का है। तो इसमें देखिए ये जो है बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है वो भारतीय तेल निगम की इकाई है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है, भारतीय तेल निगम। और इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी। ये भी जानने वाली बातें हैं कि आखिर जो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है वो किसके सहयोग से, यानी कि ये रूस और रोमानिया, यानी कि आप दोनों आर याद कर सकते हैं, यानी कि जो रूस और रोमानिया के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। 1964 से ये कार्य कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से देखिए, अब 11वां प्रश्न होगा यहाँ से कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल हैं। बिहार में कितने ऐसे प्रमंडल हैं जिसमें 4 से अधिक जिले शामिल हैं। ऐसे प्रमंडलों की संख्या 4 हैं जिसमें 4 जिले शामिल हैं। जैसे पटना है, मुंगेर है, मगध और तिरहुत। ये 4 प्रमंडल हैं, पटना, मुंगेर, मगध और तिरहुत, जिसमें 4 जिले हैं, 4 से अधिक जिले हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 9 है। नेक्स्ट है कि 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है। ये करंट से प्रश्न है कि 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को, यानी कि इसका ऑप्शन सी है। और महेंद्र मिश्रा के विषय में है कि वे उड़ीसा में स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए भारतीय शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, जो बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से विश्व मातृभाषा पुरस्कार को प्राप्त किया है। यानी कि ये पुरस्कार जो उनको दिया गया है वो बांग्लादेश के ढाका में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, तो उन्होंने महेंद्र मिश्रा को ये पुरस्कार दिया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया उनको। नेक्स्ट है कि 23 फरवरी 2023 को मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो ये जो नया नामकरण किया गया है, तो ये चिंतामण यानी कि देशमुख स्टेशन इसका नाम हो गया है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यानी कि सीडी देशमुख के नाम पर उसका नामकरण किया गया है। और नेक्स्ट है
और ये जो CD देशमुख जो थे ये पहले भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, यानी कि ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो RBI है उसके पहले ये गवर्नर रह चुके हैं, और इसलिए उनके नाम पर ये मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी टीम कौन बनी है, यानी कि महिला जो प्रीमियम लीग हुआ है WPL जिसको करते हैं, तो ये इसमें देखिए इसका ऑप्शन C है, यानी कि मुंबई इंडियंस जो है कि इसमें विजेता टीम बनी है, और मुंबई इंडियन की जो टीम है तो दिल्ली कैपिटल्स को इसमें जो है कि पराजित किया। नेक्स्ट है कि 2 कण कुछ दूरी पर रखे हैं, और यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखी जाए तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। 2 कण है कुछ दूरी पर रखे गए हैं और इन दोनों कणों के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाता है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जो F का मान होता है, यानी कि कैपिटल G और M, यानी कि दोनों का द्रव्यमान जो होता है ये, और इसका R² इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि F दोनों बिंदु के बीच का ये कार्य है, और M जहाँ पर जो है कि G गुरुत्वाकर्षण है और M है दोनों के द्रव्यमान है, तो इससे क्या होगा कि उसका जो द्रव्यमान होगा यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट है कि एक परमाणु की प्रथम परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए इसमें परमाणु की प्रथम परमाणुवीय त्रिज्या का सही प्रदर्शन, इसमें जो आपके देखिए ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो इसमें सही जो है कि परमाणुवीय त्रिज्या का प्रदर्शन किस में दिख रहा है। तो देखिए आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ से कि इसमें B और C जो हैं ये किसी परमाणुवीय त्रिज्या का सही प्रदर्शन करते हैं, यानी कि ऑप्शन B और C इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्योंकि देख लीजिए इसमें कि नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होती है उसके परमाणुविक त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रदर्शन B और C में दिख रहा है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि यौवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। देखिए इसमें अगला प्रश्न है कि यौवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। ऑप्शन इसके देख लीजिए, इसमें ऑप्शन है और इसमें सही जवाब इसका होगा कि इसमें अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव नहीं होता है, ये वृषण के कार्य नहीं हैं। देखिए तो यहाँ पे ये इसमें जो वृषणों का कार्य, इसमें से वृषण जो होता है उसका कार्य कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए जन कोशिकाओं का निर्माण करता है, और ये देखिए इसमें जो है कि ये इसमें दूसरा जो ऑप्शन दिया है कि टेस्टोस्टेरोन का स्राव भी करता है। इसमें देखिए अपरा का विकास और ये एस्ट्रोजन का स्राव, ये जो है कि ये वृषण का कार्य नहीं होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका C सही आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। जो कोलाइड कण होते हैं, कोलाइड का गुण इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, और कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। बहुत से छोटे आकार के कण अकेले कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, और बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं। ये 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कि कोलाइड का गुण नहीं है। तो देखिए इसमें कोलाइड का जो गुण नहीं है, यानी कि ऑप्शन B इसमें जो है, यानी कि कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, ये कोलाइड का गुण नहीं है। कोलाइड के जो गुण है कि वो विषमांगी मिश्रण होता है, और बहुत छोटे आकार के कण अकेले कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, ये भी जो है कि ये इसका गुण है, और बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं। ये तीनों जो है कि कोलाइड के गुण हैं, मगर ये पहला जो है इसमें दूसरा जो है ये कोलाइड का गुण नहीं है। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन B इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों के में केवल अजैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल हैं। अजैव निम्नीकरणीय होनी चाहिए वस्तुएं। देखिए तो इसमें देखिए जैव निम्नीकरणीय जो वस्तुएं होती हैं उसमें पॉलीथीन होता है, प्रक्षालक यानी कि जो PVC होता है, फिर उसके बाद इस तरीके से इसमें ऑप्शन इसका D होगा, यानी कि 2 और 4 में जो दिया है, यानी कि दूसरा है, और ये चौथा जो है यानी कि प्लास्टिक है, बेकेलाइट है, और DDT जो होता है, यानी कि ये
जो है कि निम्नकरणीय वस्तुएं नहीं हैं, अजैव निम्नकरणीय वस्तुएं नहीं हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी है, यानी कि 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 3 जैसे इसमें तत्व दिया हुआ है A, B, C, D और E है। इसके परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 और 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित हैं? एक समान समूह से कौन सा तत्व संबंधित होंगे जिसके परमाणु संख्या यहाँ पे दिया हुआ है? तो देख लीजिए, ये जो इसमें देखिए, इसमें अगर हम जो 9 वाले परमाणु तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसी तरह से अगर 17 का भी किया जाए तो इसमें भी 2, 8 और 7 ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। तो इस तरीके से ये एक समूह में रह सकते हैं, यानी कि दोनों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि इस तरीके से ये अब देख लीजिए, इसमें ए है और एक है सी, तो ए और सी एक इसका ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि ये एक तरीके से हैं। बाकी देख लीजिएगा, बाकी इलेक्ट्रॉनिक जो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे बाकी एक समान समूह में कोई नहीं संबंधित हो रहा है। यानी कि ये दोनों तत्व हैं, यानी कि परमाणु संख्या 9 और 17 वाले जो तत्व हैं, यानी कि तो ये जो दोनों तत्व हैं वो दोनों के बाहरी कोश में 7 जो है कि इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, जो बाहरी कोश में होते हैं। तो इस आधार पे ए और सी जो है कि एक समूह में इन दोनों को रखा जा सकता है। और नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? यानी कि शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? तो इसमें देख लीजिए, ऑप्शन इसमें है, और ये इंसुलिन जो होता है वो शरीर में शर्करा के स्तर को, यानी कि जो शुगर की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ से देखिए, अब सामान्य ज्ञान के प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में, यानी कि वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था, और 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट है, ये जैन धर्म के प्रवर्तक भी हुए थे। देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रमुख प्रथम मुसलमान कौन था? प्रथम मुसलमान का नाम बताना है जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था। इसमें ऑप्शन आपके सामने है, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायमी और अलबेरूनी है, और दारा शिकोह। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें सही जवाब है कि अलबेरूनी जो था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था, और अलबेरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबेरूनी जब भारत आया था तो उसने यहाँ के यानी कि भारतीय समाज या भारतीय जो व्यवस्था थी उसके ऊपर एक किताब भी उन्होंने लिखा था, जिसका नाम था तहकीके हिंद, इसका नाम था। यानी कि तहकीके हिंद जो है कि अलबेरूनी की एक पुस्तक भी है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज का विस्तृत वर्णन किया था। नेक्स्ट है कि किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। ये यहाँ पे किसी नहीं बल्कि किस होना चाहिए कि किस सुल्तान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था। तो इसका राइट आंसर इसमें है, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इसका सही जवाब होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन के 50% के बराबर कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी अधिकतम भू राजस्व लेने वाला पहला मुस्लिम शासक भी था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? यानी कि सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो इसमें देखिए, फिरोज़ शाह तुगलक इसका सही जवाब होगा, यानी कि उनके दरबार में जो है कि सबसे ज़्यादा, यानी कि लगभग 1,80,000 दासों की संख्या थी उनके दरबार में जो रहते थे। और फिरोज़ शाह तुगलक जो है कि शरीयत के अनुसार शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक भी था। और नेक्स्ट इस पे प्रश्न देखते हैं आप, इसका 26वां प्रश्न जो होगा यहाँ से, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसमें देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, और इसका सही जवाब है कि अल्बुकर्क जो है कि इसका राइट आंसर होगा, यानी कि वो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। और इन्हें भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना इन्हें जो है कि भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना करने वाला भी माना जाता है। और नेक्स्ट है कि इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं? तो सही जवाब है इसका कि दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, और यानी कि वयोवृद्ध नेता के नाम से भी इन्हें जानते हैं।
नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। तो गांधी जी ने अपनी जो दांडी यात्रा प्रारंभ किया था 1930 में, जो उन्होंने प्रारंभ किया था, और वो साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की थी। तो ये यात्रा जो है कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से शुरू किया गया था, और गांधी जी उसमें अपने 78 अनुयायियों के साथ इस यात्रा को शुरू किया था, और 24 दिनों में लगभग 240 मील की यात्रा तय किए थे। और 6 अप्रैल को गांधी जी यानी कि समुद्र तट पर पहुंच करके उन्होंने नमक बनाया था और नमक कानून को भंग किया था। तो सही जवाब है कि साबरमती आश्रम से उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया था। और नेक्स्ट है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित हैं। यानी कि पंचायती राज विषय जो हैं वो किस सूची में सम्मिलित किया गया है। 3 सूचियाँ हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें से पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब है कि इसे 42वें संशोधन यानी कि 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो देख लीजिए, इसमें 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, और तीनों का जवाब होगा कि 42वें संशोधन। जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में लिया गया है, तो उसे ऑप्शन आपके सामने है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और आयरलैंड, ये कहाँ के संविधान से इसे लिया गया है। तो इसका सही जवाब है कि इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों की जो उसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 यानी कि भाग 4 में से निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान को किस अनुच्छेदों में से, मतलब ये किस अनुच्छेद के तहत इसे दिया गया है। तो इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 355 के तहत जो है कि ये प्रावधान किया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना ये संघ का कर्तव्य है। और नेक्स्ट है कि जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिससे बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की, उसका नाम क्या है, बताना है। देखिए, ऑप्शन है कि गुलाम हुसैन तबतबाई हैं, और सर सुल्तान अहमद हैं, मुहासिन फ़ानी, और इसमें देखिए, इसमें सही जवाब इसका है कि सही जवाब इसमें होगा, इसका जवाब है कि ये मुहासिन फ़ानी इसका सही जवाब है कि अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखा था कि दबिस्ताने मजाहिब की रचना किया था इन्होंने। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और जी सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस राणा डे, और अगला ऑप्शन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देखिए, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं कि कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। और नेक्स्ट है कि हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम क्या है। शिवालिक श्रेणी है, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय श्रेणी, या फिर धौलाधर श्रेणी। इसमें देखिए, इसमें सही जवाब है कि हिमालय की जो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है उसे निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है कि बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है जो प्राचीनतम श्रेणी है, तो इसे बृहद हिमालय श्रेणी के नाम से जानते हैं। और इसमें देख लीजिएगा कि जो शिवालिक जो श्रेणी है वो सबसे नवीनतम जो है कि हिमालय का भाग है। और नेक्स्ट है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है कि बराकर नदी, कोनार नदी, इंद्रावती नदी, और फिर जो है कि जमुनीपा नदी। ये जो है कि ऑप्शन है, और इसमें बताना है कि कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। तो इसमें जो है कि देखिए, इंद्रावती नदी ये दामोदर की सहायक नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न और भी हैं कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का जो आरोही क्रम है, ये देखिए नेपाल है, फिर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो नेक्स्ट है कि कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं। तो इसमें इसका सही जवाब है कि इसे स्वपोषक के नाम से जाना जाता है, कि जो अकार्बनिक स्रोतों से
प्राप्त जो साधारण खाद्य सामग्री होते हैं उसका उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में इसका उपयोग करते हैं और इसे स्वपोषक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी कि किस संधि के तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जो एक सीमाएँ जो तय की गई थी, तो इस संधि का नाम क्या था? तो इसे देखिए, ये इसमें क्योटो प्रोटोकॉल जो है कि ये एक संधि हुई थी और इसके तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित कुछ सीमाओं को तय किया गया था। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ओजोन परत का बढ़ना। ये इसमें देखिए, इसमें जो ओजोन परत का क्षय हो रहा है, ऐसे में अगर ओजोन परत की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि ओजोन परत में वृद्धि हो रही है, तो ये कोई पर्यावरणीय चिंता की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी उपयोगी भी हैं। तो और ये बाकी के जो 3 ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं, तो ये हमारे प्रमुख जो है कि पर्यावरणीय समस्याएं हैं।